जम्मू कश्मीर हाईवे पर सीआरपीएफ काफिला गुजरने के दौरान कार में धमाका। कार ने पीछे से बस को मारी टक्कर। हर नजरिए से हो रही है जांच और ड्राइवर लापता। अरुणाचल में पीएम ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा हम भलाई के लिए करते हैं काम और वो मलाई के लिए। जमानत पर बाहर रहने को लेकर राहुल पर कसा तंज। नामांकन दाखिल कर दिया है, अमित शाह कर रहे हैं, अभी आप देखें। और 4 किलोमीटर लंबे रोड शो में उमड़ी भीड़। थोड़ी देर बाद नामांकन फाइनल हो जाएगा अमित शाह का। नामांकन दाखिल करने से पहले शाह की हुंकार। गुजरात के 26 सीटों पर इतिहास दोहराने का दावा। कहा 2019 में फिर बनाएंगे सरकार। और राहुल के चौकीदार पर सवाल उठाने को लेकर राजनाथ सिंह का प्रहार। कहा चौकीदार चोर नहीं प्योर है। राजनाथ, पासवान और ठाकरे ने 2019 में फिर से भारी जीत का किया दावा। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम धोखे पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद और 5 खबरों का यह बुलेटिन लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है धोखा पंच, जिसमें हम अपने रिपोर्टर्स को और प्रोड्यूसर्स को आपके साथ जोड़कर तमाम वो खबरें देने की कोशिश करते हैं जो अब तक ग्राउंड जीरो से मिल रही हैं। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। अनंतनाग में मुठभेड़ और उसके अलावा जवाहर टनल के पास एक ब्लास्ट, यानी सीआरपीएफ एक बार फिर निशाने पर थी। पुलवामा अटैक के बावजूद वहां पर कहीं ना कहीं सुरक्षा में या तो चूक हुई है या आतंकी साजिश अभी रच रहे हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे ईवीएम को लेकर। 23 मई के बजाय अब 5 दिन बाद नतीजे आएंगे, क्या वजह है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम आपको खबर दिखाएंगे मोदी की रैलियों की और अमित शाह के नामांकन से जुड़ी खबरें। उसके अलावा हमारे पास एक और दिलचस्प खबर है। तलाक का एक मामला है। ट्रिपल तलाक भले ही कितनी मशहूर हुई हो या चर्चा में रही हो, इंदौर के अंदर एक शख्स ने कहा है कि मैं भत्ता तब दूंगा जब राहुल गांधी पैसा देंगे, तो वो पैसा मैं आपको दे दूंगा, अपनी महिला जो उनकी पत्नी है उनको दे देंगे। उसके अलावा एक ड्रग्स माफिया का कहीं ना कहीं खेल सामने आया। हालांकि माफिया तो नहीं, लेकिन एक ड्रग इंस्पेक्टर की हत्या का मामला सामने आया पंजाब से। इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे बेखौफ हो रहे हैं। सबसे पहले पहली खबर पर हम आपको लिए चलते हैं। अमित शाह नामांकन कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं गांधीनगर। और वहां पर जो खबर है, नामांकन कर रहे हैं, पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए अमित शाह पर्चा भर रहे हैं। किस तरह से वहां पर भीड़ उमड़ी है, क्या वहां से तमाम जानकारी हमारे साथ जुड़ेगी। पहले आपको तस्वीरें सीधे दिखा देते हैं गांधीनगर से। जहां ये गांधीनगर की वो तस्वीरें हैं जो अमित शाह अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। 1982 में गांधीनगर से ही बूथ कार्यकर्ता के तौर पर काम शुरू किया था, पार्टी की सेवा के तौर पर। और आज उन्होंने इससे पहले जिक्र किया कि आज मैं खुद यहां पर चुनाव लड़ रहा हूं। ये बीजेपी में ही हो सकता है। उद्धव ठाकरे भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अरुण जेटली वहां मौजूद हैं। यानी एनडीए के अंदर जो एकजुटता है उसको भी दिखाने की कोशिश की है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। अमित शाह पर्चा दाखिल कर रहे हैं। गांधीनगर से सीधी ये वीडियो आप देख रहे हैं जो अपना नॉमिनेशन फाइल करते हुए अमित शाह पेन जेब में लगा रहे हैं। उन्होंने तमाम औपचारिकता पूरी की है। दोबारा से कोई कागज था शायद उस पर। हमारे साथ संवाददाता है हमारे महिपाल सिंह जुड़ गए हैं। महिपाल, अगर देखा जाए आज रोड शो के जरिए बीजेपी ने खासतौर से एनडीए की एकजुटता को भी दिखाने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की है कि लोगों में उत्साह है, ये मैसेज पूरे देश में जाएगा। जी बिल्कुल, ये मैसेज उन्होंने देने की बाकायदा कोशिश की है। इसमें उद्धव ठाकरे जी जो एनडीए में शिवसेना पार्टी में है, फिर दूसरे जो जितने भी रामविलास पासवान है और एनडीए समर्थक थे, सारे के सारे इस रोड शो में मौजूद रहे। सबसे बड़े नेता यहाँ पे मौजूद रहे और खास तौर पे देखी जाए तो उन्होंने एकता बताने के लिए उन्होंने करीबन 1 लाख से भी ज्यादा
पब्लिक यहाँ पे उनके रोड शो में शामिल हुई और रोड शो में वो जो नामांकन पर्चा दाखिल करवाने जा रहे थे वहां तक उनके साथ में रहे। तो ये एक बड़ा सा प्रयास है और सब लोगों को दिखाया कि एकता, बीजेपी की एकता कितनी बड़ी है और बीजेपी कितनी बड़ी पार्टी। यानी जिस तरह से उद्धव ठाकरे वहां मौजूद भी रहे और उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं है, यानी जिस तरह से चर्चा थी पहले और खासतौर से सामना के कुछ लेखों में उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जताई थी, आज उस पर भी विराम लग गया है। जी बिल्कुल, इस बात पे तो विराम लग ही गया है कि वो पहले जो थोड़े दिनों पहले जो न्यूज थी और सामना में बार बार छपता रहा उद्धव ठाकरे जी ने लिखा है, तो उस पूरी बातों पे पूर्ण विराम आ गया है कि अभी कुछ बीजेपी और शिवसेना के बीच में कुछ भी खटरा नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा है जिससे कुछ शंका करने जैसी चीज हो, और उन लोगों के साथ में सब कुछ ठीक है और फिर से एनडीए यानी जिस तरह महिपाल आज रोड शो के अंदर लोगों में उत्साह था, भीड़ थी लाखों की तादाद में, अगर देखें सड़क पूरी पैक थी, जाम बिल्कुल वहां पर था एक तरह से और फूलों की बारिश जनता कर रही थी। तो ये मैसेज पूरे देश को देने की कोशिश की है बीजेपी ने, खास तौर से कि वो किस तैयारी और किस जोश के साथ मैदान में है। उनका अध्यक्ष ऐसे नॉमिनेशन करेगा तो ये पूरे देश में मैसेज जाएगा। जी अभी ये जो है पूरा का पूरा जो मैसेज है तो उन्होंने यही दिया है पूरे देश को कि ये सबसे बड़ी पार्टी है, एकता उनके साथ में, और खास करके लोग भाजपा के साथ में है, भाजपा की ये जो मोदी सरकार है उनके साथ में है। और कहीं ना कहीं ये जो गुजरात में पिछली बार 26 की 26 सीटें भाजपा जीती थी, तो इस बार भी वो कब्जा करने के लिए उन लोगों ने ऐसी एकता दिखाने की कोशिश की है कि गुजरात में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कांग्रेस को फायदा हो या किसी अन्य पक्ष को फायदा हो, और भाजपा सारी सीटें जीतेगी यहाँ गुजरात में नहीं पूरे भारत देश में। ये सारा महिपाल हमने एक बार एक नेता के मुंह से सुना था, वेस्टर्न यूपी के एक नेता थे, उन्होंने कहा था कि पर्चियां तो भरी गई हैं, पर्चा आज भरा जाएगा। जो अन्य दलों को मैसेज बीजेपी ने दिया है कि ये पर्चा है, बाकी तो शायद पर्चियां रह जाएंगी, क्योंकि जिस तरह भीड़ थी, जिस तरह उत्साह था, जिस तरह तैयारी थी, पर्चा जिसे कहना चाहिए भरा गया है, बाकी पर्चियां ना साबित हो जाए। जी बिल्कुल, ये बात तो उन्होंने कहने की कही भी है और साबित न हो जाए ऐसी भी बात है, लेकिन अभी से ये कहना एकदम गलत सा होगा क्योंकि अभी भी कुछ जगहों पे ऐसा देखा गया है कि जो भी नामांकन करवा रहे हैं, जो भी पार्टी की चॉइस बीजेपी की रही है या फिर कांग्रेस की भी रही है, तो कहीं ना कहीं दलों के अंदर भी ऐसा अविश्वास देखा गया है और वो लोग अभी नहीं चाहते हैं कि फिर से बीजेपी के कोई लोग जो नहीं चाहते वो लोग भी बैठे। तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत ही जल्दी भरी होगी, जल्दी से हम इतना भी नहीं बोल सकते हैं। यानी कुल मिलाकर उत्साह जो है वो देश भर में मैसेज देने की कोशिश किया। बहुत बहुत शुक्रिया महिपाल, आपने जानकारी दी। और हम आपको बता दें कि अमित शाह नॉमिनेशन करके वहां से निकल चुके हैं और अपना पर्चा दाखिल करके अब वो जा चुके हैं। हम चलते हैं अपनी पहली खबर पर जो हमने आपको बताई थी। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में एक मुठभेड़ हुई है और उसके अलावा जवाहर टनल के पास वहां पर एक ब्लास्ट हुआ है। सीआरपीएफ के काफिले के ऊपर पीछे से कार ने टक्कर मारी है और ब्लास्ट हुआ है। और ये एक तरह से पुलवामा की ही अगर देखें उसी ट्रेंड पर काम करने की कोशिश की है। हालांकि कोई ज्यादा नुकसान इसमें नहीं हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो आतंकियों की जो साजिशें हैं, नापाक मंसूबे हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं जारी हैं। ललित खजूरिया हमारे साथ रहेंगे, हम उनसे जानकारी लेंगे कि उनके पास लेटेस्ट अपडेट क्या है और जानने की कोशिश करेंगे कि सुरक्षा बलों के लिए लगातार चुनौती तो बन रही है, लेकिन सुरक्षा बल लगातार आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पिछले आप 2 दिन में देखेंगे 7 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए। आज भी अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन जारी है और अगर देखें सीआरपीएफ के काफिले पर होने वाला यह हमला भी कहीं ना कहीं नाकाम ही रहा है। ललित खजूरिया से हम जानकारी लेते हैं, लेटेस्ट उनके पास क्या जानकारी है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बनिहाल में कार में ब्लास्ट हुआ है और पुलवामा हमले की भी तस्वीरें हम आपको पुरानी दिखा रहे हैं। हालांकि ये पुरानी तस्वीरें हैं, उसमें जिस तरह से हुआ था उसको कहीं ना कहीं रिपीट करने की कोई पीछे का आप देखें बस के अंदर उनके जो टक्कर मारी है वो निशान आप देख रहे हैं। वहां पर पुलवामा में जो हुआ था वो बीच में घुस गई थी गाड़ी, यानी बीच में कई गाड़ियों को टच में जद में ले लिया था। अब ये जो हुआ है सीआरपीएफ की बस से निशाने पर थी और पीछे से ये टक्कर हुई है। ये आप देख सकते हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, 2 विंडो में आप देख सकते हैं। ये पुलवामा अटैक और सीआरपीएफ की बस पे जो आज हुआ है ये हमला, इसकी दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं। और हालांकि वो बड़ा भीषण एक तरह से हमला था, लेकिन
हमारे साथ नागेंद्र जम्वाल जुड़ गए हैं, ललित खजूरिया से संपर्क नहीं हो पाए। नागेंद्र, क्या लेटेस्ट अपडेट है आपके पास? अनंतनाग में मुठभेड़ हुई और आज जिस तरह से सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करने की कोशिश हुई, बल्कि हमला कर दिया गया है, तो ये किस तरह से आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, जहाँ पे जिस तरह से ये वहां पे ब्लास्ट हुआ है, ये गाड़ी थी, एक काफिला जा रहा था। एक तो पहले सवाल ये उठता है कि जब इन्होंने बोला था कि आर्मी या सेना की कोई भी काफिला जाएगा, उसके बाद सिविलियन गाड़ी वहां नहीं जाएगी, नहीं गुजरेगी, लेकिन उसके बावजूद वहां पे गाड़ी जाती है और वहां पे एक ब्लास्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन वहां पे हो रही है, ये पता लगाने की कोशिश ये चल रही है कि ये ब्लास्ट आखिर किस मात्रा का था, ये कौन सा ब्लास्ट था, आईडी था या गाड़ी के अंदर फिटेड था या फिर ये सिलेंडर ब्लास्ट है, इसकी अभी पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। जी नागिन, जिस तरह से ये हादसा हुआ, इसमें आपके पास कुछ अपडेट है, कुछ कैजुअलिटीज की, या जो ड्राइवर था वो बचा है या मर गया, वो थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे? सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ड्राइवर मौके से फरार हो गया है, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही थी कि ड्राइवर जैसे ही गाड़ी टकराई है, ड्राइवर वहां से मौके से फरार हो गया। और इसके अलावा जो आपने एक सवाल उठाया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पुलवामा अटैक के बाद ये बिल्कुल डिसाइड कर लिया गया था कि जो सीआरपीएफ या सेना या सुरक्षा बलों के जो काफिले होंगे वो बिल्कुल फिर कॉर्डन ऑफ कर दिए जाएंगे, कोई भी वाहन वहां एंट्री नहीं करेगा। तो इसको क्या सुरक्षा की चूक मान रहे हैं? इस पर जांच की जा रही होगी यकीनन। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुरक्षा की चूक ही मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ये सिविलियन गाड़ी वहां पहुंच गई है, ये सवाल निशान है सुरक्षा कर्मियों पे कि ये गाड़ी वहां पहुंची तो पहुंची कैसे। अगर वो साइड पे लगी थी तो उसके बावजूद जैसे ही ये काफिला वहां से गुजर रहा था तो ये गाड़ी अंदर घुसी कैसे? नागेंद्र, एक लास्ट सवाल, जो अनंतनाग में मुठभेड़ और वहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है, थोड़ा सा उसका भी अपडेट दे दें। जी बिल्कुल, वहां पे ये पिछले अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से जो आतंकी हैं वहां पे छुपे हुए थे। आने वाली इलेक्शन है, इससे खलल डालने की कोशिश भी की जा सकती थी, इसलिए सुरक्षा कर्मियों को पूरी पुख्ता जानकारी थी कि अनंतनाग के किसी एक रिहायशी इलाके में ये छुपे हुए थे। वहां पे कॉर्डन का ऑपरेशन चलाया गया। जैसे ही वहां पे सर्च ऑपरेशन, ये जो पार्टी है वहां पहुंचती है तो जो ये छुपे हुए टेररिस्ट है उनपे ताबड़तोड़ गोलाबारी शुरू कर देते हैं। रिटेलिएट एक्शन वहां पे अभी भी जो ये ऑपरेशन चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नागिन जम्वाल, आपने जानकारी दी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं इलेक्शन कमीशन से जुड़ी एक खबर की, बल्कि कहा जाए लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक खबर है। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। 23 मई को आप इंतजार कर रहे थे कि नई सरकार की इत्तला आप तक पहुंच जाएगी, घोषणा हो जाएगी कौन जीता, कौन सरकार बना रहा है, लेकिन ये 5 दिन आपका इंतजार बढ़ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 5 दिन का समय लिया है वीवीपैट मशीन को और इसको मिलान करने के लिए, जो कहीं ना कहीं टाइम और शायद लग सकता है, ऐसी सूचना आ रही है। तरुण शर्मा हमारे साथ रहेंगे। तरुण शर्मा हमारे संवाददाता, उनसे जानकारी लेते हैं कि ये लेटेस्ट अपडेट उनके पास क्या है। 5 दिन का इंतजार लोगों को और करना पड़ेगा। धड़कनें नेताओं की, पार्टियों की तो बढ़ेंगी, जनता की भी 5 दिन तक धड़कनें बढ़ेंगी और एक इंतजार 5 दिन के लिए बढ़ गया है। तरुण शर्मा से हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। 50% वीवीपैट जो है उसके मिलान करने के लिए समय मांगा है। तरुण शर्मा, 5 दिन का इंतजार बढ़ गया है, सरकार नए किसकी होगी ये जानने के लिए? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से जो है लगातार विपक्षी दल ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, उसको लेकर लगातार इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि शायद वीवीपैट से भी चुनाव हो सकता है। लेकिन इन सबको देखते हुए जो है आज चुनाव आयोग की तरफ से भी साफ ये किया गया है, अभी जो जानकारी मिली है कि इस बार का चुनाव जो है केवल मशीनों से ही होगा, क्योंकि लोग संविधान के जो जानकार है वो ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है इस मामले में दखल नहीं जाना चाहता कि आखिर इतनी देर क्यों कराई जाए चुनाव के अंदर, जब भारत एक नई तकनीक की ओर दौर से गुजरा है, डिजिटल का जमाना है, तो ऐसे में तो वीवीपैट का सवाल ही नहीं उठता है। तो तमाम चीजें अब दरकिनार कर दी गई हैं और ये साफ लगभग ये हो गया है कि जो है अब चुनाव जो है ईवीएम मशीन के द्वारा ही किया जाएगा। क्योंकि आजाद जी, आप भी काफी समय से देख रहे थे, जब भी तमाम जो पार्टियां थी अगर वो चुनाव जीत जाती थी तब तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठाती थी, लेकिन जब उनको लगा कि चुनाव हार गए तो सब सारा ठीकरा जो है ईवीएम पर फोड़ दिया जाता था। अब ऐसे में क्योंकि डिजिटल की बात करते हैं तो ऐसे में अब जो चुनाव है वो वीवीपैट पे कराना काफी अब लगता है कि मुश्किल होगा। और सब साफ जब चुनाव आयोग की तरफ से भी जो जानकारी सूत्रों से मिली है कि ईवीएम पर ही अब चुनाव कराए जाएंगे। यानी तरुण, जिस तरह से कहा जा रहा है वीवीपैट के मिलान करने पर समय लगेगा, लेकिन जो बड़ा है सवाल कि हालांकि 5 दिन बाद नतीजे तो आ जाएंगे, लेकिन इंतजार जिसे कहना चाहिए 23 मई को नई सरकार के लोगों को इंतजार था वो 28 मई हो जाएगा।
हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आजाद जी, क्योंकि लगातार जो पॉलिटिकल पार्टियां थी वो इसकी मांग करती, विपक्षी दलों ने लगातार जो है चुनाव आयोग से, आपने भी काफी जब कवर किया, आपने भी देखा होगा कि चुनाव आयोग ने जो है तमाम विपक्षी दलों को बुलाया भी था कि अगर आपको लगता है कि ईवीएम में किसी तरह की खरीदी है तो आप आइए, हमें बताइए। इसको लेकर बाकायदा कई बार मीटिंग भी हुई थी, तमाम पार्टियां उसके अंदर गई भी थी, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। डिजिटल हम बात, यानी आपको लगता है कि पार्टियां आरोप जरूर लगाती हैं, लेकिन जब चैलेंज करने का समय आया था कोई नहीं पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण शर्मा, और आप नजर बनाए रखें, खासतौर से अगर इसमें कोई और डेवलपमेंट होता है तो। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, बल्कि खबर क्या, एक दिलचस्प खबर है। राजनीति का असर जो जिंदगी है, आम जिंदगी, लोगों की जिंदगी पर बहुत पड़ता है, ये आपने देखा होगा। लेकिन इस बार एक ऐसी खबर है जिसको अगर देखें सीधे तौर पर चुनाव से, घोषणाओं से और वादों से, बल्कि कहा जाए लुभावने वादों से जोड़कर देखा जा सकता है। इंदौर के अंदर आनंद शर्मा नाम के एक शख्स है, तलाक का मामला चल रहा है। हालांकि 3 तलाक को लेकर सरकार बहुत गंभीर है, लेकिन यह मुस्लिम मामला नहीं था, चूंकि यह आनंद शर्मा का मामला है। पिछले कुछ दिनों इनकी 2006 में शादी हुई थी, वाइफ से विवाद था। अदालत ने इनको यह आदेश दिया कि अपनी बेटी और वाइफ को यह खर्चा दें और हर जो जिसे कहना चाहिए भत्ते के तौर पर 4,500 रुपए दिए जाएं। लेकिन उन्होंने आज अदालत में यह कहा कल कि मैं बेरोजगार हूं, अगर राहुल गांधी 6,000 रुपए महीना देंगे तो मैं अपनी पत्नी को खर्चे के तौर पर जो पैसे है दूंगा। और उन्होंने ये तक कह दिया कि ये सीधे मेरे खाते से जो आएंगे राहुल गांधी वाले पैसे, वो मेरी वाइफ के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मनोज खन्ना हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता इंदौर से। मनोज, राजनीति का असर, जो वादे हैं अब लोगों के वादे पर होने लगे हैं। अदालत के अंदर कहा गया है कि अगर मुझको राहुल गांधी पैसा देंगे, अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं पैसे जरूर दे दूंगा। कैसे, क्या खबर है पूरी? सर, इंदौर में एक ऐसा मामला आया है जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा गरीबों को प्रतिमाह 6,000 रुपए देने से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक पति ने बेरोजगारी के चलते पत्नी को गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया था सर। तो मना किया क्योंकि वो बेरोजगार है। उसने कोर्ट में आवेदन दिया जिसमें उसने कहा कि राहुल गांधी ने वादा किया है कि उनकी सरकार बनते ही वो बेरोजगारी भत्ता 6,000 रुपए प्रतिमाह देंगे, जैसे ये पैसा खाते में आने लगेगा मैं पत्नी को भरण पोषण देना शुरू कर दूंगा। यहाँ उसने ये भी सुविधा देने की कोशिश की है या सजेशन दिया है कोर्ट को कि वो मेरे आदेशित करे कि जो मेरे 6,000 रुपए आएंगे उसमें से 4,500 रुपए मेरी पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएं। हाँ मनोज, जिस तरह से इसको रिकॉर्ड पर ले लिया गया है और अगली सुनवाई के लिए इसको कर दिया गया, लेकिन अगर देखा जाए तो ये तो बहुत बड़ी कंडीशन होगी, राहुल पीएम बनेंगे तभी वो पैसे आएंगे। तो क्या मतलब, इसको किस तरह से देखा जाए? ये जो वादे लोग कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, इसको लेकर जनता गंभीर है या वो एक सटार है या वो एक मैसेज देना चाहते हैं? क्या हम इनके वादों को या लुभावने वादों को कितना गंभीरता से ले रहे हैं? सर, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आप जो वादा कर रहे हैं उसको हम गंभीरता से ले रहे हैं और आपको सरकार बनने के बाद में अपने वादे पूरे करने पड़ेंगे। क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टीज केवल वादा करके या वादा खिलाफी नहीं कर सकती है, जो कि चुनाव के बाद अक्सर ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव के पहले वादा करती है और उसके बाद में भूल जाती है। बट कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है जनता के द्वारा कि आप जो वादा कर रहे हैं हम उसको सीरियसली ले रहे हैं और आपको ये पूरा करना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर वादे जो हैं वो लोग गंभीरता से ले रहे हैं। ये अच्छा हुआ किसी ने 15 लाख को लेकर कोई लोन नहीं लिया कि वहां से आएंगे तो मैं उतार दूंगा। यकीनन एक बड़ा मामला सामने आया, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि 6,000 रुपए हम हर बेरोजगार को देंगे जब हमारी सरकार आ जाएगी। अब सरकार आएगी कि नहीं आएगी वो तो बात की बात है, लेकिन यकीनन ये एक ऐसा दिलचस्प मामला है जिसको लेकर चर्चा की जा सकती थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज खन्ना आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं पंजाब की एक बहादुर ड्रग इंस्पेक्टर की, जिनको अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के इल्जाम में या कहा जाए सजा के तौर पर मौत नसीब हुई। उनको एक शख्स ने गोली मार दी और अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा मामला सामने आया है कि ड्रग्स को लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। और खरड़ का यह मामला है, पंजाब का जो मामला है बहुत गंभीर है। हमारे हरप्रीत सिंह संवाददाता जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरह से देखा जाए। क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि उसके जो केमिस्ट है उसकी स्टोर के ऊपर ड्रग्स मिली थी, उसके अलावा उसके बाद उसने अपने अस्पताल में भी कहीं ना कहीं अनियमितताएं बरती थी, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी ड्रग्स इंस्पेक्टर के द्वारा। हमारे साथ हरप्रीत सिंह जुड़ गए। हरप्रीत, क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताएं। जी आजादी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो कल वहां पर एक केमिकल लैब बनी हुआ है जहां पर पूरे ड्रग के सैंपल आते हैं, वहां पर उनको जांचा परखा जाता है। वहां पर लेडी ड्रग इंस्पेक्टर थी नेहा शोरी करके।
तो वो काफी समय से वहां पर तैनात था और 10 साल पहले उन्होंने एक मोरिंडा, जहाँ शहर पड़ता है चंडीगढ़ के नजदीक या 20 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, तो वहां पर उसने एक मेडिकल स्टोर के ऊपर छापेमारी की थी और वहां उस जिसने ये गोली मारी है बलजिंदर सिंह करके, तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था। इसको लेकर वो खफा चल रहा था इससे। तो जब उसको पता चला कि यहाँ पर ये अकेली बैठती है और वहां पे जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये वहां पर गया अंदर अपनी, अभी इसी ने 2 महीने पहले जो अपनी रिवॉल्वर ली थी नए लाइसेंस पे, तो वहां पर जाके इसने 4 गोलियां उस लेडी के ऊपर डाल दी और 2 उसको छाती में लगी, 2 उसको पेट में लगी, जिसकी उससे जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, यहाँ पे मोहाली में मैक्स हॉस्पिटल है, तो वहां ले जाएगा, तो वहां जाकर उसकी मौत होगी। लेकिन वो जब ये गोली मारकर वहां से भाग रहा था बलजिंदर, तो लोगों ने इसको पकड़ने की कोशिश की और वहीं पर इसने क्या किया कि अपने आप को भी 2 गोलियां मार, एक इसके यहाँ गले में लगी और एक इसकी छाती में लगी। तो ये पूरा मामला था खालिद जी। हाँ, हरप्रीत, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि पंजाब में उड़ता पंजाब तक मशहूर हुआ, बदनाम हुआ और ड्रग्स माफिया वहां पर कहीं ना कहीं एक्टिव है, और जिस तरह से आपने बताया कि लगभग 10 साल पहले इसके जो स्टोर है वहां से कुछ प्रतिबंधित जो दवाएं हैं, खासतौर से ड्रग्स जो है बरामद हुई थी, जिसके बाद इसका लाइसेंस रद्द किया गया था। उसके अलावा अभी उसने दोबारा अस्पताल भी खोला। लेकिन अगर ऐसे में देखा जाए, पंजाब को देखा जाए, तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों ऐसी मुस्तैद नहीं की गई कि एक सरकारी ऑफिसर को लैब के अंदर घुसकर उसकी हत्या कर दी गई? और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ड्रग्स माफिया को लेकर या किसी ड्रग्स के इन्वॉल्वमेंट को लेकर सुरक्षा को क्या सवाल नहीं उठ रहे हैं? बिल्कुल जी, इसके पूरे मामले की अगर हम बात करते हैं, यही नहीं, पंजाब में बहुत सारे और मामले भी ऐसे आ रहे हैं। को ड्रग्स का जो नेक्सस है, ये ड्रग्स जो बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, उसके साथ पुलिस का है और पॉलिटिशियन का, ये एक नेक्सस बना हुआ है। इसको पंजाब सरकार, जब जहां सरकार चेंज हुई थी कांग्रेस की, तो उन्होंने कहा था कि ये इस नेक्सस को हम तोड़ देंगे, ड्रग्स का हम कमर तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ड्रग्स वैसे ही चल रहा है, लेकिन कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन ज्यादा नहीं आई। और दूसरी सुरक्षा की बात करते हैं तो मोहाली में एक रात पहले ही, हालांकि पूरे हिंदुस्तान में चोर जाब्ता लागू हुआ, तो उसको लेकर पूरे हथियार लोगों के जमा करवाए गए, लेकिन फिर भी हथियार जमा नहीं हुए और लोगों के पास हैं जो हथियार, उनके पास लाइसेंस के हथियार उनके घर पे हैं, तो जिसको चलते वो ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि पुलिस मामले में बोलने से बच रही है, क्योंकि उनका कहना कि हमारे पास हथियार जमा हो चुके हैं। लेकिन सुरक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर मोहाली, चंडीगढ़ और जीरपुर की बात करें तो ये 12 सिटी हो रही है और मेगा सिटी, मेट्रोपोलिटन सिटी बनने जा रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं, तो इसके लिए क्राइम का रेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो सुरक्षा की हम बात करते हैं तो लेकिन हरप्रीत, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, आचार संहिता लगने के बाद उससे पहले ही प्रशासन सारे लाइसेंस जमा करा देता है। तो जो ये आरोपी था जिसने गोलियां चलाई हैं, ये इलीगल वेपन था या इसका लाइसेंसी रिवॉल्वर था? ये भी कहा जाता है कि इसने पहले प्रैक्टिस की है, नहर के किनारे जाके इसने पहले निशाना साधने की एक तरह से प्रैक्टिस की है ताकि चूक ना जाए। और अगर देखा जाए उसका सबूत ये देखें कि महिला जो थी, वो जो ऑफिसर थी, उनकी मौत हो गई है, यानी उसका निशाना चूका भी नहीं है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था और खास तौर से आचार संहिता लगने के बाद जो लाइसेंस जमा हुए वो तमाम सवालों के दायरे में नहीं आ रहे हैं। हाँ जी, पुलिस मैंने आपको पहले ही बताया कि पुलिस इस मामले में बोलने से बच रही है। उनका कहना कि 91% जो एमुनिशन है टोटल लाइसेंसी है, जो वो हमारे पास जमा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी 9% बचा हुआ है। तो इस जो बलजिंदर था जिसने कल ये घटना को अंजाम दिया है, तो इसने भी ये अभी लाइसेंस बनवाया था और अभी इसने रिवॉल्वर ली थी, तो प्रैक्टिस करता था। तो क्योंकि इसको पहले ही मन में खुंदक थी कि मैंने जाकर उसको मारना, अगर वो बच गई तो मैं मारा जाऊंगा। तो ऐसी बातों को लेकर नेचुरल के सवाल उठेंगे। पुलिस इस मामले में और भी कार्रवाई कर रही है कि इसके साथ कोई और भी जुड़े हो, इनके लाइसेंस और भी बहुत सारे कैंसिल हो जाते हैं जब ये ड्रग इंस्पेक्टर रेड करते हैं। तो हो सकता है तो इस पीछे और भी हाथ हो, लेकिन पुलिस का अभी तक यही कहना है कि ये यही बनता था। अभी जो आगे की छानबीन, आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसके लिए सिट गठित कर दिया। हरप्रीत, एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरह से लाइसेंस बनने की प्रक्रिया है पूरे देश में, उसमें पंजाब कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहा था, विवादों में रहा था। या तो वहां से बाहर के लोगों के लाइसेंस बन जाते या अलग डिस्ट्रिक्ट से बनवा के आदमी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता ताकि पुलिस के पास उसकी मॉनिटरिंग ना हो पाए। ऐसे मामले की भी जांच इसमें भी, इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ जी, मैं आपको बता रहा था कि मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिट बनाई है, तो उसमें ये सारी चीजें कवर की जाएंगी कि लाइसेंस कहाँ से बना, किसने बनवा के दिया, जो दूसरे राज्यों के जहाँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो लाइसेंस बनाकर यहाँ आ जाते हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर सिट बनी है, तो वो सारी चीजों पर
अपनी रिपोर्ट कायम करके सौंपेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत, आपने जानकारी दी। लेकिन सवाल यही है कि अगर कोई ऑफिसर जिम्मेदारी निभाएगा या ईमानदारी से काम करेगा तो उसके लिए अगर ऐसी चीज होगी तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा, खासतौर से ऐसे हालात में जबकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और पूरा प्रशासन दावा कर रहा है कि वो मुस्तैद है, लेकिन एक ऑफिसर अपने ऑफिस के अंदर सरकारी ड्यूटी को अंजाम देते हुए मौत के घाट उतार दी जाती है। 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।